दोस्तों नमस्कार, ई एंड आई गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम एसपीआरएस जिसे स्टैटिक सर्विस ड्राइव भी कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि एसपीआरएस क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, उसके साथ ही इससे रिलेटेड इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स एसपीआरएस का पूरा नाम होता है स्लीप पावर रिकवरी सिस्टम। इसे स्टैटिक सर्विस ड्राइव भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्लीप पावर रिकवरी सिस्टम यानी मोटर की जो स्लीप होती है उस स्लीप पावर को हम वापस से रिकवर करते हैं और रिकवर करने के बाद वापस से सिस्टम में ही फिट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्लीप पावर रिकवरी सिस्टम कार्य करता है। जैसा कि फ्रेंड्स एसपीआरएस का यूज हम एसटी मोटर के अंदर करते हैं। जिन मोटर में रोटर में स्लीपिंग का यूज किया जाता है उसके अंदर हम एसपीआरएस का उपयोग करते हैं। जैसा कि एसपीआरएस को रोटर के अंदर लगाया जाता है। अब आप कहेंगे कि एसपीआरएस की जगह हम एमवीवीएफडी क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एमवीवीएफडी का उपयोग इंडक्शन मोटर्स में किया जाता है। जिन मोटर के अंदर स्लिपिंग नहीं होती है उन मोटर के अंदर एमवीवीएफडी लगाना सही रहता है। लेकिन जिन मोटर के अंदर स्लिपिंग लगी होती है उसके अंदर हम एसपीआरएस लगाते हैं। और यदि हम एमवीवीएफडी लगाना चाहते हैं तो उन मोटर के रोटर को हमें शॉर्ट करना होगा। यहाँ पर आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसको देख सकते हैं। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर स्लिपिंग नहीं होता है और जो वाउंड टाइप के रोटर होते हैं उनके अंदर स्लिप रिंग का यूज किया जाता है। स्लिप रिंग के साथ में कार्बन ब्रश लगे होते हैं। उन कार्बन ब्रश के साथ में केबल जुड़ी होती है और केबल के साथ में जीआरआर, एसपीआरएस या फिर एलआरएस को जोड़ा जाता है, जिससे मोटर को वेरिएबल स्पीड और टॉर्क मिलता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बताया है, यहाँ ऊपर की तरफ 3 फेज पावर सप्लाई है। यह 3 फेज पावर सप्लाई मोटर के स्टेटर में आकर जुड़ जाती है और मोटर के स्टेटर में जो फ्लक्स डेवलप होता है उस फ्लक्स के कारण हमारे रोटर के अंदर भी वोल्टेज डेवलप होता है। और वह रोटर का जो वोल्टेज है वह ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस यानी जीआरआर में चला जाता है और जीआरआर के साथ साथ वह एसपीआरएस में भी चला जाता है। यहाँ पर एक और ब्रेकर दिया गया है। इसके बाद एक डायोड ब्रिज लगा होता है। डायोड ब्रिज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है और यह डीसी सप्लाई इन्वर्टर ब्रिज के अंदर जाती है और इन्वर्टर ब्रिज डीसी सप्लाई को फिर से 3 फेज एसी सप्लाई में बदल देता है और यह एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर में चली जाती है और ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके इस सप्लाई को वापस से इनकमिंग में फीड कर देता है। इस ट्रांसफार्मर को फीडबैक ट्रांसफार्मर या फिर रिकवरी ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। अब आपको जो मैं बताने वाला हूँ वह इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि जब भी स्लिपिंग मोटर को स्टार्ट करना होता है तो उसे हम ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं और एक सर्टेन स्पीड आने पर मोटर को एसपीआरएस में डाल देते हैं और रोटर रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ग्राफ के अनुसार सबसे ज़्यादा पावर सेविंग 65% से ज़्यादा चलाने पर होती है। यदि उससे नीचे हम मोटर को चलाएंगे तो हमें ज़्यादा सेविंग नहीं मिलेगी। उसके साथ ही जो एसपीआरएस होता है उस एसपीआरएस के अंदर जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तब तक वह सिंक्रोनाइज नहीं होगा और स्टार्टिंग के समय मोटर का जो रोटर वोल्टेज होता है वह जीरो से स्टार्ट होता है और सडनली हाई हो जाता है, उसके बाद ग्रेजुअली डाउन होता है। स्टार्टिंग के अंदर स्पीड और वोल्टेज के अंदर ज़्यादा वेरिएशन होने के कारण हम एसपीआरएस से मोटर को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से मोटर को हमें जीआरआर यानी ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस के साथ चलाना होता है। उसके साथ ही जो एसटी मोटर्स होती है और उन एसटी मोटर के साथ जो मैकेनिकल डिवाइस जुड़ा होता है उसका स्टार्टिंग में इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग में उसको घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है और इस टॉर्क को हम एसपीआरएस से फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मोटर को सबसे पहले जीआरआर यानी ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस के साथ चलाते हैं और मोटर की एक सर्टेन स्पीड आने के बाद हम उसको एसपीआरएस में डाल देते हैं और जीआरआर को सर्किट से आउट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जीआरआर में चलाने पर कितना पावर लगेगा और एसपीआरएस में चलाने पर कितना पावर की सेविंग होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर मोटर का जो रोटर है उसको रियोस्टेट यानी जीआरआर से जोड़ा गया है और इसके अंदर जो इनिशियल पावर आ रही है उसे हम P1 दर्शाएंगे और जो पावर शाफ्ट पे जा रही है उसे हम P3 से दिखाएंगे और जो पावर हमारे रेजिस्टेंस के अंदर कंज्यूम हो जा रही है यानी जीआरआर के द्वारा कंज्यूम हो जा रही है उसे हम P4 दर्शाएंगे। तो यहाँ पर टोटल पावर जो है वह P1 है। P1 इजिकल टू P3 प्लस P4 प्लस मोटर लॉसेज। जैसा कि मोटर को जब हम रियोस्टेट यानी जीआरआर के अंदर चलाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मोटर के रोटर के अंदर जो वोल्टेज डेवलप होता है वह वोल्टेज जीआरआर में लगे हुए रेजिस्टेंस के कारण हीट में बदल जाता है। इसीलिए जीआरआर के अंदर जब हम मोटर को चलाते हैं तो मोटर के अंदर का जो वोल्टेज है वह हीट के रूप में लॉस हो जाता है और उससे हमें पावर सेविंग नहीं मिलती है। जीआरआर के द्वारा जो वोल्टेज का लॉस हुआ है इसी वोल्टेज को हम एसपीआरएस के अंदर ले जाकर और इसे फीडबैक ट्रांसफार्मर से बढ़ाकर वापस से इनकमिंग के अंदर फिट कर देते हैं, जिससे हमारा पावर लॉसेज कम हो जाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर एसपीआरएस का सर्किट डायग्राम बना लिया है।
अब यहाँ पर P1 से हमने यूटिलिटी पावर सप्लाई को दिखाया है, यानी इनकमिंग पावर सप्लाई को दिखाया है, और P2 से हमने हमारे मोटर के स्टेटर के अंदर जो पावर सप्लाई जा रही है उसको दिखाया है। P3 से हमने मोटर के शाफ्ट को घुमाने के लिए जो पावर लग रही है उसको हमने यहाँ पर दिखाया है, और रोटर से जो पावर निकली है उसे हमने P4 से दिखाया है। और यहाँ से पावर सप्लाई निकल कर SPRS से होती हुई वापस से हमारी इनकमिंग सप्लाई के अंदर जो पावर जा रही है उसे हमने P5 से दिखाया है। यहाँ पर जो पावर P4 हमने दिखाई है उस जगह हमने पहले GRR यानी ग्रिड रोटर रेजिस्टेंस लगाया था, अब इसकी जगह हमने SPRS लगा दिया है। यहाँ पर जो इनकमिंग पावर है वह पावर स्टेटर में जाने वाली पावर और जो पावर हमारे पास वापस से रिकवर होकर आ रही है, उन दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो वह पावर यूटिलिटी पावर के बराबर होगी। तो यहाँ पर P1 इजिकल टू P2 माइनस P5 हम लिख सकते हैं। अब जो पावर हमारे रोटर से होकर निकल रही है उस पावर को हम P2 माइनस P3 माइनस मोटर लॉसेज के रूप में लिख सकते हैं, यानी मोटर के स्टेटर में जाने वाली पावर माइनस मोटर के शाफ्ट के अंदर जो पावर लग रही है माइनस, और मोटर के अंदर जो लॉसेज हैं उसे भी यदि हम माइनस कर लेंगे तो हमारी रोटर के अंदर जो पावर है वह निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर जो स्लिप पावर है जिसे हमने P5 से दिखाया है वह पावर SPRS में आने वाली पावर और SPRS के अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं, जो ड्राइव लॉसेज है और ट्रांसफार्मर के लॉसेज है, उसके बराबर होगी। तो यहाँ पर P5 इजिकल टू P4 माइनस ड्राइव एंड ट्रांसफार्मर लॉसेज हम लिख सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है पहले जो P4 था वह सीधा सीधा GRR के अंदर जा रहा था और हीट के रूप में लॉस हो रहा था। अब यहाँ पर जो रोटर का पावर है उसे हमने SPRS के अंदर लगा दिया है, SPRS के अंदर से निकलकर वह पावर वापस से हमारी इनकमिंग सप्लाई के अंदर जुड़ गया है और इनकमिंग में आने की वजह से हमें बिजली की बचत हो रही है। अब यहाँ पर पावर फ्लो डायग्राम में बताने वाला हूँ, इस पावर फ्लो डायग्राम के माध्यम से आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर SPRS का पावर फ्लो डायग्राम आप देख सकते हैं। इस पावर फ्लो डायग्राम में सबसे पहले इनकमिंग सप्लाई के लिए एक ब्रेकर लगाया गया है। इस इनकमिंग सप्लाई के बाद यहाँ पर एक और ब्रेकर लगाया गया है। इस ब्रेकर को आइसोलेटर ब्रेकर भी कहा जाता है। इस ब्रेकर से पावर सप्लाई निकलकर आगे फीडबैक ट्रांसफार्मर पर चली जाती है। फीडबैक ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन स्टार्टिंग कंडीशन में यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति काम करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर ब्रेकर दिया गया है, और जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई इनकमिंग से होती हुई इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाएगी, और यह ट्रांसफार्मर 690 वोल्ट ओब्लिक 6.6 केवी का है, जिससे पावर सप्लाई स्टेप डाउन होकर बाहर निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक और ब्रेकर दिया गया है, यह LT ब्रेकर होता है, और इस ब्रेकर को ऑन करते ही पावर सप्लाई आगे चली जाएगी। इस ब्रेकर के साइड में चार्जिंग सर्किट लगा हुआ दिखाया जाता है, जो कि इस ब्रेकर के साथ लगा हुआ होता है। जैसे ही इस ब्रेकर को ऑन करते हैं तो चार्जिंग सर्किट के द्वारा हमारा जो इन्वर्टर, रेक्टिफायर, फिल्टर यूनिट लगे हुए हैं उनके अंदर वोल्टेज सप्लाई पहुँच जाती है। इसके द्वारा लो वोल्टेज सप्लाई हमारे सर्किट के अंदर जाती है, उससे हमारे सर्किट की इनिशियल हेल्थ का पता लगता है। यदि सर्किट में कोई दिक्कत होगी तो हमारा जो कंट्रोल फ्यूज है वो बार बार उड़ेगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सर्किट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उस सर्किट को हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इससे हमारे इंटरनल सर्किट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यह स्टार्टिंग में हमारे सर्किट को थोड़ा सा चार्ज करने के लिए लगाया जाता है, उसके साथ ही इससे सर्किट की हेल्थीनेस का पता भी चलता है। उसके साथ ही इस ब्रेकर के पैरेलल में एक और सर्किट लगाया गया है। इस सर्किट के अंदर आप एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर देख सकते हैं। इस कंट्रोल ट्रांसफार्मर से हमें पता चलेगा कि हमारा इनकमिंग वोल्टेज कितना है। उसके साथ ही इसके अंदर इंडिकेशन लैंप भी लगाए गए हैं, और इसके अंदर मल्टी फंक्शन मीटर भी लगाया गया है। मल्टी फंक्शन मीटर के साथ यहाँ पर सीटी के वायर भी आकर जुड़े हैं, जो कि ब्रेकर की आउटगोइंग से लिए गए हैं। मल्टी फंक्शन मीटर के अंदर हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट देख सकते हैं। ब्रेकर से पावर सप्लाई निकल के RLC सर्किट में चली जाती है, जहाँ पर RLC सर्किट यानी फिल्टर सर्किट लगा हुआ है। इस फिल्टर सर्किट के बाद में कन्वर्टर लगाया गया है। कन्वर्टर AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। AC से DC इसलिए बनाया जाता है ताकि हम वोल्टेज को अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकें। इसके बाद पावर सप्लाई निकल के इन्वर्टर यूनिट में चली जाती है। यहाँ पर INU को इन्वर्टर यूनिट कहा गया है। इन्वर्टर यूनिट पावर सप्लाई को DC सप्लाई से AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इस इन्वर्टर यूनिट के अंदर PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूल लगा होता है। PWM का काम वोल्टेज पल्स को कम और ज़्यादा करने का होता है। यदि मोटर की स्पीड को हमें कम करना है तो यह PWM मोटर के वोल्टेज पल्स को कम कर देगा, और यदि मोटर की स्पीड को हमें ज़्यादा चलाना है तो उस कंडीशन के अंदर यह PWM वोल्टेज पल्स को ज़्यादा कर देगा। और इसके आगे फिर साइन फिल्टर लगे होते हैं। साइन फिल्टर हार्मोनिक्स को निकालने का काम करते हैं। उसके साथ ही AC सप्लाई के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज होती है उसको दूर करने का काम भी करते हैं।
साइन फिल्टर से पावर सप्लाई निकल कर यहाँ पर पहुँच जाएगी। केवन कॉन्टैक्टर का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर पावर सप्लाई पहुँच जाती है और इसके ऊपर की तरफ ऑलरेडी सप्लाई रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मोटर का स्टेटर है। स्टेटर के बाद पावर सप्लाई रोटर में गई है और रोटर से पावर सप्लाई निकलकर एक आइसोलेटर में गई है और आइसोलेटर से पावर सप्लाई निकलकर कॉन्टैक्टर के ऊपर यानी केवन कॉन्टैक्टर के ऊपर की तरफ आकर जुड़ गई है। अब यहीं पर सारा सिंक्रोनाइजेशन का काम चालू होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब तक मोटर 65% तक स्पीड में नहीं आ जाती, जब तक हम जीआरआर के अंदर मोटर को चला कर रखते हैं, और जैसे ही 65% से अबव मोटर की स्पीड आ जाती है, उसके बाद ही हम सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए केवन कॉन्टैक्टर के इस सिरे पर और केवन कॉन्टैक्टर के ऊपर दोनों तरफ सप्लाई आ गई है। तो आप देख सकते हैं केवन कॉन्टैक्टर के ऊपर की तरफ से जो सप्लाई निकली है वहाँ पर एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया गया है। यह कंट्रोल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करने का काम करता है। इसी प्रकार एक और ट्रांसफार्मर यहाँ नीचे की तरफ भी लगाया गया है। यह ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज को डाउन करने का काम कर रहा है। इन दोनों ट्रांसफार्मर से वोल्टेज निकल के सिंक्रोनाइजेशन कार्ड में चला जाता है और सिंक्रोनाइजेशन कार्ड यह चेक करता है कि दोनों तरफ का वोल्टेज बराबर है कि नहीं है, और यदि दोनों तरफ का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस यदि बराबर है तो सिंक्रोनाइजेशन कार्ड केवन कॉन्टैक्टर को होल्ड करने का कमांड देगा। और जैसे ही दोनों तरफ का वोल्टेज बराबर हो जाएगा और सारी जो पैरामीटर्स है वो बराबर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर केवन कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और हमारा सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रोटर की पावर सप्लाई हमारे इनकमिंग सर्किट के अंदर फीड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद हम एसपीआरएस से मोटर की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि एसपीआरएस कैसे काम करता है, एसपीआरएस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, एसपीआरएस के रिगार्डिंग इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।